हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलिए जानते हैं क्या। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक मीनिंग जान लेते हैं। तो ग्रीन हाउस एक प्रकार के विकिरण जमाव है जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल के निचले स्तर में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए नेचुरल ग्रीन हाउस गैसों की मौजूदगी जरूरी है, जो कि प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में उत्पन्न होती है। मानव द्वारा हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव वायुमंडल में तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जा रही है। और क्या हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ रहा है। पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो होता है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, पर अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो इसका जो तापमान है वो होता -18 डिग्री सेल्सियस। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव हो पाता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये बढ़ रही हैं और इनसे तापमान भी बढ़ रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा इससे बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं। तो वायुमंडल में गर्मी को फैलाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। क्या है ये? गर्मी को फैला रही हैं। कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक शब्द है जो कि पृथ्वी के वातावरण की भौतिक संपत्ति को संदर्भित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को जो तापमान है उसको संतुलित करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि पृथ्वी में कोई वायुमंडल नहीं था तो इसकी औसत सतह का तापमान आज पाए जाने वाले आरामदायक, यानी जो आज का औसत तापमान है वो कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका एवरेज क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का एवरेज तापमान लगभग कितना है, तो वो है 15 डिग्री सेल्सियस। बट अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो इसका होता माइनस, कितना होता है? -18 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका जो तापमान होता वो होता -18 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कम होता। और उस पर क्या होता कि जो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता, ना पेड़ पौधे उग पाते, ना जीव जंतु रह पाते, ना मनुष्य रह पाते। तो इसलिए तापमान में अंतर ग्रीन हाउस गैसों नामक गैसों के एक छूट के कारण होता है, जो कि अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी की प्रणाली में समग्र ऊर्जा संतुलित को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये पृथ्वी के तापमान को संतुलित करती है। जो भी किरणें हैं, विकिरण हैं, उनको अवशोषित अपने अंदर खींचकर पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसको संतुलित करती है और उसका तापमान सही बनाए रखने में हेल्प करती है। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल अंतरिक्ष की तुलना में अधिक अवरक्त ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली और सतह के तापमान का शुद्ध वार्मिंग होता है। तो इससे क्या होता है कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो ये ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जो पृथ्वी का वातावरण है वो ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और क्या होता है, जो ये तापमान है ये संतुलित बना रहता है, इसका बैलेंस बना रहता है। अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों के प्रकार कौन कौन से, आइए जानते हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं या फिर कौन सी नहीं है। तो आपको इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाते हो उन्हें, तो थोड़ा सा आप याद रखना यहाँ पर। सॉरी। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2। ये याद रखना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल, ठोस अपशिष्ट, पेड़ों और लकड़ी के उत्पादों के माध्यम से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। किससे? ये जो जीवाश्म ईंधन है और ठोस अपशिष्ट है इनसे वायुमंडल के अंदर आती है। और इसके अलावा कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसे कि सीमेंट के निर्माण के परिणाम स्वरूप भी है ना, तो जैसे सीमेंट वगैरह का निर्माण होता है तो भी ये उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटा दिया जाता है जब इसे जैविक कार्बन चक्र के भाग के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता। तो पौधे क्या होते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और जितनी आवश्यक होती है उतनी ही वातावरण में रह पाती है। तो पहली हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है CO2। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट आपकी मीथेन। क्या है?
मीथेन, तो इसका जो ये रासायनिक नाम होता है वो होता है CH4। मीथेन का उत्पादन कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल के उत्पादन और परिवहन के दौरान किया जाता है। किस किस में? कोयला में, और जब ये प्राकृतिक गैस है और तेल के उत्पादन में, और इसके अलावा परिवहन में यानी यातायात में भी ये जो मीथेन गैस है ये उस टाइम निकलती, उत्पादित होती है। तो मीथेन उत्सर्जन भी पशुधन और अन्य कृषि प्रथा और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट लैंडफिल में कार्बनिक कचरे के क्षय के परिणाम स्वरूप होता है। यानी जैसे गांव में ये पशुओं के द्वारा भी मीथेन का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, और अन्य कृषि कार्यकलापों द्वारा भी, पशुओं के द्वारा भी और कृषि कार्यकलापों के द्वारा भी मीथेन जो है वो उत्पादित होती है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो रासायनिक नाम है, आप इनके रासायनिक जो नाम है ये जरूर याद रखना, N2O। ओके, तो नाइट्रस ऑक्साइड कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ जीवाश्म ईंधन और ठोस अपशिष्ट के दहन के दौरान उत्सर्जित होती है। कब कब होती है? कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के बाद में, इनके बाद में जो ये गैस उत्सर्जित होती है। उसके साथ साथ में और कब? जीवाश्म ईंधन और ठोस अपशिष्ट के दहन के दौरान, तो ये गैस उस टाइम पे उत्सर्जित होती है। ओके, तो ये तो हो गई नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपकी ओजोन। ओजोन का जो नाम है, ये रासायनिक ये है O2। ओके, तो ओजोन खुद को दो रूपों में प्रस्तुत करते हैं, एक तो होता है समताप मंडल और दूसरा क्षोभ मंडल। ये काफ़ी हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये समताप मंडल में स्वाभाविक रूप से तो होती है। इसके अलावा ये जो क्षोभ मंडल होता है यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है। यानी जो सूर्य से किरणें आती है, हानिकारक किरणें आती है, उनको ये पृथ्वी पर आने से रोकती है। मनुष्य इस गैस का उत्पादन कब कब करता है? एक तो औद्योगिक संयंत्रों, रासायनिक सॉल्वेंट्स और जीवाश्म ईंधन के माध्यम से करता है। औद्योगिकरण से पहले ट्रोपोस्फेरिक ओजोन वायुमंडल में प्रति अरब 25 भागों पर केंद्रित था। कि जब औद्योगिकरण नहीं था उससे पहले ये वायुमंडल में लगभग 25 भागों पर केंद्रित था। नेक्स्ट है आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, तो याद रखना। इसका जो रासायनिक नाम है वो है SF6। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक विद्युत इंसुलेटर है। ओके, और आमतौर पर एक तरलीकृत संपीड़ित गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह पानी में घुलनशील नहीं है। क्या है ये? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इसका कि यह पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट्स में घुलता है। इसमें कार्बन ऑक्साइड की तुलना में 3200 साल का वायुमंडलीय जीवन और वैश्विक तापन क्षमता 23,900 गुना अधिक मजबूत है। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो SF6 सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों में से एक माना जाता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक गैसों में से माना जाता है। नेक्स्ट आपकी क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन। तो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन गैसों के हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन परिवार से संबंधित है और इसका उपयोग आमतौर पर एक सर्द और प्रणोदक के रूप में किया जाता है, यानी एक शीतलक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फ्रिज वगैरह में यही यूज़ होती है। यह ग्रीन हाउस गैस ओजोन रिक्तीकरण और ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये सबसे ज़्यादा इसी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन में छेद हो गया, तो ये इसी की वजह से हो गया है। कौन सी? CFC। इसके उपयोग से जुड़े खतरों के बावजूद CH3CIF2 का उपयोग कभी कभी अन्य गैसों के स्थान पर उच्च ओजोन क्षरण क्षमता के साथ में किया जाता है। नेक्स्ट है आपके नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड यानी NF3। तो क्या है? नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3। तो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का निर्माण औद्योगिक गैस और रासायनिक कंपनियों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? औद्योगिक गैस और रासायनिक कंपनियों द्वारा किया जाता है।
इसे क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा ग्रीन हाउस गैस के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी जो जापान के शहर क्योटो में ये प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें इसे बता दिया गया था कि ग्रीन हाउस गैस है जो कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा रोल अपना जो रोल निभाती है। इसका 550 से 70 वर्ष के बीच का वायुमंडल जीवन है, तो इतने टाइम तक ही रहती है। इस पर्यावरणीय संधि के तहत सदस्य देशों ने इस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी सदस्य राष्ट्र थे उनको इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध किया गया कि वो जो इस गैस को, इसका जो उत्पादन है वो कम से कम करे। नेक्स्ट है ट्रेटा फ्लोर मीथेन। तो आप इन गैसों का जो नाम अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी गैस है इनमें से और कौन सी नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है CF4। तो ट्रेटा फ्लोरोमीथेन एक गैर ज्वलनशील गैस है जो फ्लोरोकार्बन परिवार से संबंधित है, यानी इसी कैटेगरी के है ये भी, फ्लोरोकार्बन कैटेगरी की। इस गैस में एल्यूमिनियम उत्पादन में हॉल-हर्ट प्रक्रिया का उपयोग होता है। कौन सी प्रक्रिया का? हॉल-हर्ट प्रक्रिया का। इसके अतिरिक्त यह एक सर्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एक शीतलक के रूप में, ठंड के, इसमें थोड़ा सा ठंड बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह काफ़ी मजबूत गैस मानी जाती है और इसका जो जीवन काल होता है वो 50,000 साल के लिए होता है। कब तक? 50,000 साल के लिए, यानी 50,000 वर्षों तक होता है। वायुमंडल में इसकी कम सांद्रता के स्तर के कारण वर्तमान में यह नहीं माना जाता कि इसमें एक महत्वपूर्ण विकिरण संबंधी प्रभाव होता है जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। यानी कि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ये इसकी वजह से होता है। हालांकि इसकी उपस्थिति लगातार बढ़ रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। यह ओजोन को नहीं गिराता है। ओके, तो ये जो ओजोन में छेद हो रहा है ये उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब हम इसके कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। तो प्रदूषण के कारण होता है, क्या है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी है पेन या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का स्रोत कौन सा, यानी CFC का कौन सा स्रोत है, सोर्स क्या है? ऑप्शन ए है आपका थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी है प्रशीतलन और एयर कंडीशनिंग, और डी है ऑप्शन डी उर्वरक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग। तो इसका सही आंसर ये है, यानी ये AC वगैरह में से यूज़ किया जाता है CFC को। ओके, AC में, फ्रिज वगैरह में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पानी में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है आपका कुल भंग ठोस, ऑप्शन बी कोलिफॉर्म गणना, ऑप्शन सी घुलित ऑक्सीजन या ऑप्शन डी घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीथेन का स्रोत है? तो मीथेन कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है वेटलैंड्स, ऑप्शन बी फोम उद्योग, ऑप्शन सी थर्मल पावर प्लांट्स या ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा वेटलैंड्स। क्या है? वेटलैंड्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषक के रूप में सतह ओजोन के अंतिम गठन के लिए उत्सर्जन का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका परिवहन क्षेत्र, ऑप्शन बी प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग, ऑप्शन सी है वेटलैंड्स और ऑप्शन डी है उर्वरक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवहन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के शहरों में मुख्य रूप से स्मोग होता है, क्या होता है? सल्फर के ऑक्साइड है, या फिर ऑप्शन बी है नाइट्रोजन और बिना जले हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड, या ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और SPM, या ऑप्शन डी है सल्फर और ओजोन के ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या है?
नाइट्रोजन और बिना जले हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में किसी अन्य की तुलना में अधिक योगदान देती है? तो जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ऑप्शन है एक ए है आपका कृषि, ऑप्शन बी पनबिजली उत्पादन, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी शहरीकरण। तो इसका सही आंसर होगा कृषि। क्या है? कृषि, खेती। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अधिकतम है? यानी कहाँ पे सबसे जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्सर्जित होती है? इसका ऑप्शन एक है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यूएसए में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। सेकंड नंबर पे चाइना है। ओके, नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में प्रदूषक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का प्रमुख स्रोत है। या ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो प्रमुख सोर्स है वो क्या है? ऑप्शन ए है थर्मल पावर सेक्टर, या ऑप्शन बी परिवहन क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र, या ऑप्शन डी घरेलू क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परिवहन क्षेत्र यानी यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईंधन सेल चालित वाहन में ऊर्जा को दहन से प्राप्त किया जाता है, क्या है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी LPG और ऑप्शन डी है CNG। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, आप वीडियो को पॉज भी करके देख सकते हो। हाल ही के दिनों में शहरी स्मोग से निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा। तो इसका ऑप्शन मैं बोलती हूँ। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी लॉस एंजल्स और ऑप्शन डी बीजिंग। तो ये जो स्मॉग से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर था वो था बीजिंग। क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताजे जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों को बंद करना, ऑप्शन बी कृषि रूपों से रन ऑफ, ऑप्शन सी मल अपशिष्ट और ऑप्शन डी है औद्योगिक अपशिष्ट। तो इसका सही आंसर होगा मल अपशिष्ट, यानी जो मल वगैरह होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक प्रदूषण होते हैं और ये इसके प्राथमिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में सबसे कम निवास समय है? यानी जो कौन सी गैस है जो सबसे कम समय तक रहती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो देखिए जरा। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन सबसे कम टाइम तक रहती है पर्यावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं। आपका पहला कथन है, राजस्थान देश में सबसे अधिक सौर विकिरण प्राप्त करता है। दूसरा कथन आपका, भारत में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा है। ऑप्शन सी है, पवन ऊर्जा की अधिकतम राशि का तमिलनाडु द्वारा योगदान है। और कथन 4 है आपका, भारत में यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत जादूगोड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन कौन से दो कथन जो सही है? एक तो आपका पहला बिल्कुल सही है, पहला कथन जो राजस्थान देश में सबसे अधिक सौर विकिरण प्राप्त करता है। और दूसरा कौन सा सही है आपका? भारत में यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत जादूगोड़ा है। तो आपके दो जो कथन है सही हो गए और इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण घरों के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए है आपका अनवीकृत गैस स्टोव, ऑप्शन बी लकड़ी के स्टोव, ऑप्शन सी है केरोसिन हीटर। तो इस तीनों में से आपको बताना कौन कौन से। अब मैं ऑप्शन बोलती हूँ, ए और बी केवल, या फिर बी और सी केवल, या फिर बी केवल, और नेक्स्ट है A B C यानी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तीनों, है ना, ABC, यानी ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रदूषण है उसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण के कारण होता है, क्या है? ऑप्शन ए है औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, या ऑप्शन बी थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन सी है प्राकृतिक स्रोत, और ऑप्शन डी है कृषि पद्धतियाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक स्रोत। क्या है इसका सही आंसर? प्राकृतिक स्रोत। नेक्स्ट करते हैं हम, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में जो मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जलवायु को सीधे प्रभावित करता क्या है? ऑप्शन ए है सूत, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल, सभी, यानी सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल। तो इसमें आंसर ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषक की पहचान करें जो आँखों को परेशान करता है और मनुष्य के श्वसन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है, क्या है? ऑप्शन ए है पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन सी सरफेस ओजोन, और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या है वो? सरफेस ओजोन। क्या है? सरफेस ओजोन सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन है अनुपचारित सीवेज, ऑप्शन बी कृषि रन ऑफ, ऑप्शन सी अनियमित लघु उद्योग, और ऑप्शन डी है धार्मिक प्रथाएं। तो इसका सही आंसर होगा अनुपचारित सीवेज। ये जो बेकार के मतलब जो सीवेज खराब हो चुके हैं, गलत तरीके से सीवेज बनाए गए हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है किसका? नदियों में जल प्रदूषण का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी के द्वारा हुआ रोग नहीं है? तो ये द्वारा होगा यहाँ पर, पानी के द्वारा कौन सा रोग नहीं जो पानी के द्वारा होता? ऑप्शन ए है आपका टाइफाइड, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी है हैजा, और ऑप्शन डी है डेंगू। तो इसमें से कौन सा रोग है जो पानी के द्वारा नहीं होता, पानी के कारण नहीं होता? वो क्या है? डेंगू। क्या है? डेंगू। ये मच्छर के काटने से होता, बाकी जो रोग है ये पानी के द्वारा होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।